तो चुंबकीय तनु पदार्थ, तो चुंबकीय तनु पदार्थ कौन से होते हैं? देखो, चुंबकीय तनु पदार्थ, तो पदार्थ चुंबकीय गुणों के आधार पर दो प्रकार के हैं। एक होते हैं चुंबकीय तनु पदार्थ। चुंबकीय तनु पदार्थ उन्हें कहा जाता है जिनमें जो चुंबकीय केंद्र होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। यानी कि जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है और इसके अंदर जो चुंबकीय केंद्र है वो बहुत दूर दूर है। मान लो एक चुंबकीय केंद्र यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, चुंबकीय केंद्र बहुत दूर दूर है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय तनु पदार्थ कहा जाता है। तो समझ गए होंगे आपकी चुंबकीय तनु पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें चुंबकीय केंद्र दूर दूर होते हैं चुंबकीय तनु पदार्थ कहलाते हैं। तो अब आपके ध्यान में आई होगी कि चुंबकीय तनु है तो इसका कोई विपरीत चुंबकीय सांद्र भी होता होगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। चुंबकीय सांद्र पदार्थ क्या होते हैं? तो चुंबकीय सांद्र पदार्थों के बारे में देखें तो दूसरे टाइप के पदार्थ ऐसे हो सकते हैं जो चुंबकीय सांद्र हैं। तो चुंबकीय सांद्र पदार्थ, चुंबकीय सांद्र पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें चुंबकीय क्षेत्र बहुत, चुंबकीय केंद्र बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। ये मान लो ये पॉइंट के रूप में दिखाइए, चुंबकीय केंद्र है। जब चुंबकीय केंद्र दूर दूर है तो चुंबकीय तनु पदार्थ है, और यही चुंबकीय क्षेत्र मान लो दूर दूर है, चुंबकीय तनु है तो इसमें क्या होते हैं? चुंबकीय केंद्र बहुत दूर दूर होते हैं। जबकि चुंबकीय सांद्र में क्या होंगे? चुंबकीय केंद्र बहुत नजदीक नजदीक आ गए। अब देखो चुंबकीय केंद्र हैं वो बहुत नजदीक नजदीक आ गए, इतने नजदीक आ गए। अब कोई दूर दूर रहेगा, किसी से कोई दूरी बनाकर रखता है तो लड़ाई होने की संभावना नहीं होती। और जब ज़्यादा नज़दीक रहते हैं तो अब इनकी चुंबकीय केंद्रों की आपस में क्या होगी? लड़ाई झगड़ा। अब इनमें चुंबकीय केंद्र है उनमें आपस में अंतरक्रिया शुरू हो जाती है। ये केंद्र इसको प्रभावित करने लग जाता है, ये केंद्र इसको प्रभावित करने लग जाता है। पड़ोसी, ये तो ऐसा है जैसे मान लो जैसलमेर में झोपड़ी बनाकर रहते हैं, झोपड़ियां बहुत दूर दूर होती है, मेल मिलाप बहुत अच्छा। ये शहरी माहौल हो गया दिल्ली, चुंबकीय केंद्र बहुत नजदीक नजदीक आ गए तो इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हेरा फेरी ये बढ़ गई। तो इनमें यानी कि चुंबकीय केंद्र जब बहुत नजदीक नजदीक आते हैं तो इनके बीच में अंतरक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक चुंबकीय तनु पदार्थ होते हैं, एक चुंबकीय सांद्र पदार्थ होते हैं। अपने एक आता है क्यूरी का नियम। तो क्यूरी का नियम आपने सुना होगा कि क्यूरी का नियम है ना वो केवल चुंबकीय तनु पदार्थों पर लागू होता है और चुंबकीय सांद्र पदार्थों पर क्यूरी बीज का नियम लागू होता है। ये इसीलिए बताया गया है कि एक तो क्यूरी का नियम है, क्यूरी का नियम है वो केवल चुंबकीय तनु पदार्थों पर ही लागू होता है। तो चुंबकीय सांद्र पदार्थों पर कौन सा लागू होता है? तो इसके लिए क्यूरी के साथ एक वैज्ञानिक और आया जिसे क्यूरी वीज। तो इस नियम को क्या कहते हैं? क्यूरी वीज का नियम। क्यूरी वीज का नियम यहां पर लागू होता है। तो चुंबकीय तनु पदार्थों के लिए क्यूरी का नियम और चुंबकीय सांद्र पदार्थों के लिए क्यूरी वीज का नियम लागू होता है। इनको आगे डिटेल से तो अपने आगे पढ़ेंगे। क्यूरी के नियम में तो बताया था कि चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि इकाई है वो टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऐसा क्यूरी कहता है। क्यूरी वीज क्या कहता है
कि काई है वो क्या है, समानुपाती है 1/t-थीटा। ये क्यूरी वीज ये थीटा को वीज नियतांक कहा जाता है। और समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है, और वो नियतांक क्या है कि काई इजिकल टू सी बटे टी। काई समानुपाती 1/t और काई बराबर c/t। अरे काई देखो, काई ऐसे लगता है जैसे बीच में से कटा हुआ है, तो क्यूरी ने कहा काई कटे, काई है वो क्या है, कटे, सीटी, कटे, काई है वो बीच में से कटा हुआ है, ऐसा क्यूरी कह रहा है। कैसे कर याद रख लो कि क्यूरी क्या कहता है, क्यूरी काई समानुपाती 1/t। और क्यूरी वीज क्या कहता है, क्यूरी वीज कहता है काई समानुपाती 1/t-थीटा। समानुपाती का निशान हटाओगे तो एक नियतांक लगाओगे, यहां पर भी क्यूरी नियतांक, तो ये क्यूरी नियतांक है, ये क्यूरी वीज नियतांक है। दो प्रकार के नियतांक है, क्यूरी के नियम में एक ही प्रकार का नियतांक है। क्यूरी वीज ने अपना नाम जुटाने के लिए एक नियतांक दे दिया, क्यूरी वीज नियतांक। तो अपनी बात हुई चुंबकीय तनु पदार्थ और चुंबकीय सांद्र पदार्थ की। अब अपने देखते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है उसके अंदर चुंबकीय गुण कैसे उत्पन्न हो जाते हैं, चुंबकीय गुण क्यों उत्पन्न हो जाते हैं, इनके बारे में अपने विचार करेंगे। देखो, परमाणु के अंदर सीधी सी मोटी मोटी बात बताएं कि परमाणु के अंदर एक नाभिक पाई जाती है। नाभिक के अंदर कौन बैठे रहते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन व प्रोटॉन नाभिक के अंदर विराजमान रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बेचारा नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन बेचारा क्या करता है, इस नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, लंबे समय से घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ये कक्षाएं गोलाकार हो सकती है, और ये कक्षाएं, सोमरफील्ड कहता है कि ये कक्षाएं दीर्घाकार, गोलाकार के साथ साथ है, यानी कि वर्ताकार के साथ साथ अतिवर्ताकार यानी दीर्घवर्ताकार, इस प्रकार की भी हो सकती है। आजकल क्वांटम यांत्रिकी कहता है ये तरंगी गति करता हुआ चक्कर लगाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, इस गति को क्या कहा जाता है, इस गति को कहा जाता है कक्ष में गति है। तो ये कक्ष गति या कक्षीय गति कह देते हैं इसको कौन सी गति कहा जाता है, कक्षीय गति। ये ऑर्बिट मोशन है, कौन सी मोशन है, ऑर्बिट मोशन है, कक्षा को कहा जाता है ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट मोशन है। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता घूमता अपनी अक्ष पर भी घूमता है, इस गति को कहा जाता है, इस गति को कहा जाता है स्पिन मोशन। ये बेचारी गति कौन सी है, स्पिन मोशन है। तो दो प्रकार की गति है, एक तो कक्षीय गति है जिसे ऑर्बिट मोशन कहा जाता है, एक स्पिन मोशन है। दो प्रकार की गतियां हैं ये, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के दो कारण है। कोई भी पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, क्यों, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणुओं से ही पदार्थ बनता है। तो परमाणु से मिलकर बना होता है, कोई भी परमाणु है उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के संभावित दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है कक्षीय गति। सबसे पहला कारण कौन सा, कक्षीय गति। और ये कक्षीय गति क्या होती है कि कोई भी परमाणु है, इसको ऑर्बिट मोशन कहते हैं। कोई भी परमाणु है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। इन कक्षाओं को KLMN कहा जाता है। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n की स्क्वायर होती है। तो ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एक सूक्ष्म धारा बहेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो एक सूक्ष्म धारा ऐसे बहती आई,
और आई धारा बहती है तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ऐसा ओरस्टेट नाम के वैज्ञानिक ने कहा था कि यदि कहीं पर धारा बहेगी, किसी चालक तार से धारा बहेगी, तो एक बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यदि ये अनंत लंबाई का हो तार तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है μ0I/2πr। यानी कि अपने कुल मिलाकर अर्थ निकला कि आई धारा बहती है तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये सूत्र याद रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। कोई घबरा जाए कि सूत्र याद रखना पड़ेगा क्या μ0I/2πr, नहीं, ये फिजिक्स वालों को में आता है, फिजिक्स वालों को तो ऐसे याद होता है, केमिस्ट्री वालों को आवश्यकता नहीं है। तो बी बराबर यानी कि कहीं पर धारा प्रवाहित होगी तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ऐसा ओरस्टेट नामक वैज्ञानिक ने कहा था। तो वो ये है कि और धारा में क्या बहते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, और इलेक्ट्रॉन गति करता है तो एक धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह अपनी अक्ष पर भी घूमता है। इस गति को चक्रण गति कहते हैं। ये गति कौन सी है भाई, चक्रण गति है। और चक्रण गति के कारण भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है बी, और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो कोई न कोई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकीय आघूर्ण है ये स्पिन मोशन के कारण उत्पन्न हुआ है। ये चुंबकीय आघूर्ण कौन सी मोशन के कारण उत्पन्न हुआ है, स्पिन मोशन के कारण उत्पन्न हुआ है। इसीलिए इस चुंबकीय आघूर्ण की गणना की जाती है, वो होता है n+2 का अंडररूट। और मात्रक क्या होता है इसका, बोहर मैग्नेटॉन, और n है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं तो एक दूसरे के चक्रण को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो कोई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न स्पिन मोशन के कारण कोई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं कर पाते। तो इसीलिए इस सूत्र को स्पिन मोशन के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करने का सूत्र है ये। इसीलिए इस सूत्र को कहा जाता है स्पिन ओनली फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है, स्पिन ओनली फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से जो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात किया जाता है उसके पैर में μs लिख दूं, यानी कि इसमें केवल स्पिन मोशन को ही शामिल किया गया है, ऑर्बिट मोशन को शामिल, कक्षीय गति को शामिल नहीं किया गया, इसीलिए इसको स्पिन ओनली फॉर्मूला कहा जाता है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान होता है +1/2 या -1/2। तो n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो s का मान हो जाएगा n/2। तो n निकालना हो तो n की जगह क्या लिख सकते हो आप, 2s। n की जगह कभी भी आप किसी भी समय 2s लिख सकते हैं। और यदि ये अपने 2s लिख दें इसमें तो क्या घटना घटित होगी, n की जगह 2s लिखा, इस n की जगह 2s लिखा, तो 2 और 2 कॉमन ले लिया तो 2 पहले से था, 2 × 2 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर 2 रहेगा नहीं, यहाँ पर केवल s रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो सूत्र हो जाएगा कि μs का मान है वो 4ss + 1। ये भी क्या है, उस फॉर्मूले को सुधार किया है, ये भी स्पिन ओनली फॉर्मूला है। ये भी क्या है, स्पिन ओनली फॉर्मूला है। तो अपने ध्यान में बात आई कि पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न होने के 2 कारण हैं। एक है कक्षीय गति। कक्षीय गति में कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों निश्चित कक्षा में घूमता है तो एक सूक्ष्म धारा बहती है तो ओरस्टेट के अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन यदि नाभिक के चारों ओर घूमता अपनी अक्ष पर भी घूमता है, अपनी अक्ष पर घूमता है तो इसको स्पिन मोशन कहा जाता है। और स्पिन मोशन के कारण भी एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसकी गणना है वो स्पिन ओनली फॉर्मूला μs चक्रण मात्र सूत्र से दी जा सकती है, जिसका n+2 या 4ss + 1 का अंडररूट मात्रक बोहर मैग्नेटॉन होता है। ऐसा आप कई बार पढ़ चुके हो, कोई घबराने की, कोई दिक्कत, शंका, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों के प्रकार, कि चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं।
तो चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर सबसे पहला बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय को डायामैग्नेटिक कहते हैं, अनुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। एक होता है लो चुंबक तो जिसको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। एक प्रतिलोह चुंबकीय होता है, वो एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है। तो एक एक कर अपने पढ़ते जाएंगे और समझ में आता जाएगा। तो पदार्थ के चुंबकीय व्यवहार के आधार पर प्रकार। पदार्थ के चुंबकीय व्यवहार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ? सबसे पहला प्रकार है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय को कहेंगे डायामैग्नेटिक, इसे कहेंगे डायामैग्नेटिक। पदार्थ, कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रतिचुंबकीय होते हैं, डायमैग्नेटिक। कैसे पता चलेगा प्रतिचुंबकीय को? जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है और ये प्रतिचुंबकीय है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? कोई चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एन है तो ऐसे इसका इधर रह गया, एक चुंबक है कोई ऐसे इसका इधर रह गया, ये दूसरी चुंबक है जिसका ऐसे इधर है तो एन इधर रह गया। तो ये तो बताया है, ये दो चुंबकीय ध्रुव है एन और एस। बल रेखाएं कैसे बनेगी इसमें? एन से बल रेखाएं निकलेगी, ये निकल रही, एन से जा रही है, एस की ओर आ रही है। अब क्या किया? प्रतिचुंबकीय पदार्थ को इसके अंदर रख दिया गया। व्हाट हैपन कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ था, ये रहा, ये ऐसा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसको इसके अंदर रख दिया। तो ये क्या करता है? चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है, चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या कर देता है? कम कर देता है। इस बल रेखाओं को कहेगा कि दूर से जाओ, बिल्कुल मेरे नजदीक आने का कोई प्रयास न करे। तो ये क्या करेगा? बल रेखाएं बेचारी दूर दूर से जाएगी, नजदीक नहीं आ पाएगी। तो बल रेखाओं की संख्या, जैसे मान लो पहले यदि इतना पदार्थ रखा होता तो बल रेखाएं दो ही निकल सकती थी, लेकिन बल रेखाएं की संख्या एक हो गई। बल रेखाओं के बीच में दूरी बढ़ गई, क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के मान को कम कर देता है। बल रेखाएं हैं वो दूर से जाती है, बल रेखाएं हैं वो दूर दूर से जाती है। तो ऐसा होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ।